हल्द्वानी में मकान के पुनर्निर्माण के नाम पर अवैध रूप से मस्जिद बनाई जा रही थी, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची जिला प्रशासन की टीम ने मकान को सील कर दिया है। साथ ही मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। सिटी मजिस्ट्रेट ने मौके पर जाकर निर्माण काम को रुकवा दिया है और इमारत को सील कर दिया है। जांच में पता चला है कि भूमि नजूल की है, जहां व्यावसायिक बेसमेंट बनाकर निर्माण किया जा रहा था। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने मंत्रियों पर सवाल उठाए हैं। धामी सरकार के मंत्रियों पर सवाल उठाते नजर आए हरक सिंह रावत। धामी सरकार के मंत्री ग्राम प्रधान बनने के भी लायक नहीं है, हरक सिंह रावत का ये कहना है। तो ये बड़ा बयान धामी सरकार के मंत्रियों पर हरक सिंह रावत का, और क्या कुछ उन्होंने कहा है ये भी आपको सुनाते हैं। आप खुद अंदाजा लगा लो कि सुलझे हुए या अनुभवी लोग मंत्री थे। आप विजय बहुगुणा की सरकार में मंत्रिमंडल देखोगे तो मैं था, आप देखोगे इंदिरा हृदय थी, इस पर आ रहे थे। अब सुरेंद्र सिंह नेगी थे, नौप्रभात तो शायद नहीं थे, लेकिन अगर आप देखोगे तो सुलझे हुए लोग थे। अब आज का मंत्रिमंडल देख लो, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं किसी पे, दुर्भाग्य में छोटी बात हो जाएगी और ये हमारे प्रदेश का अपमान है। लेकिन अगर सही मायने में, मैं किसी एक मंत्री के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर मुझको अगर चयन करना होता तो कोई ग्राम प्रधान बनाने की क्षमता नहीं है। कुछ लोगों की क्षमता है, ग्राम प्रधान के योग्य नहीं। तो सुना आपने पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को, जो कि सवाल उठाते हुए नजर आए धामी सरकार के मंत्रियों पर। ये तक उन्होंने कह डाला है कि धामी सरकार के मंत्री ग्राम प्रधान बनने के भी लायक नहीं है। इससे पहले भी धामी सरकार पर कई बार निशाना साधते हुए नजर आए हरक सिंह रावत, लेकिन एक बार फिर से अब मंत्रियों पर निशाना साधते हुए नजर आए। उनका कहना है कि ग्राम प्रधान बनने के भी लायक नहीं है धामी सरकार के मंत्री। और बात भी आपने सुनी, उनका कहना है कि मुझे अगर चयन करने का मौका मिलता तो मेरे नजर में तो कोई भी ऐसा मंत्री नहीं है। ऐसे मंत्री हैं, उनको कहोगे प्राइमरी स्कूल का टीचर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनको नहीं पता होगा कि बीटीसी है या क्या होनी चाहिए। उनको कहो एलटी क्या हुआ, उनको कहो लेक्चरर इंटर कॉलेज को इंटर पढ़ाने वाले टीचर को क्या कहेंगे, एलटी कहेंगे या प्राइमरी के टीचर कहेंगे या लेक्चरर कहेंगे, उनको नहीं पता होगा। उनको कहो पीएस क्या है, वो कहेंगे पीएस क्या हुआ। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए विनोद हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। विनोद, हरक सिंह रावत का बयान हमने सुना, धामी सरकार के मंत्रियों पर साफ तौर पर निशाना साधते हुए नजर आए। क्या मायने निकाले जाएं हरक सिंह रावत के इस बयान के? बिल्कुल आयुष जी, देखिए इन दिनों पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और ये बयान जो हमारे एबीपी गंगा के दर्शकों ने सुना है, ये हरिद्वार में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने बयान दिया है। और साफ तौर पर कई बार वो सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है, लेकिन इस बार जो धामी सरकार के मंत्री हैं उनकी काफियत पर उन्होंने सवाल उठाए हैं और साफ तौर पर निशाना साधते हुए हरक सिंह ने कहा है कि जितने भी धामी सरकार के मंत्री हैं और उनमें ग्राम प्रधान बनने की भी योग्यता नहीं है, वो उस लायक भी नहीं है और सीधे तौर पर जो जनरल एक सामान्य ज्ञान होता है। चलिए बिल्कुल, बहुत धन्यवाद विनोद तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो हरक सिंह रावत का ये बयान जो हमने सुना, जिसमें धामी सरकार के मंत्रियों पर सवाल उठाते नजर आए। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो देहरादून में एक बार फिर से एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ट्रक चालक की लापरवाही की वजह से एक महिला की जान चली गई। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि महिला पहले तो ऑटो से उतरती है, इसी दौरान ग्रीन लाइट होती है और महिला रेड लाइट पर खड़े ट्रक के सामने से रोड पार करने की कोशिश करती है, मगर तभी ट्रक चालक भी चल देता है और इसी दौरान महिला ट्रक की चपेट में आती है और इस हादसे में महिला की मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज भी इस पूरे घटनाक्रम का सामने आया है। आप देखिए किस तरीके से पहले महिला ऑटो से उतरती है और तभी ग्रीन लाइट हो जाती है और तभी ये ट्रक वहां से गुजरता है, जिससे महिला की मौत। अब देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, गिरफ्तारी से बचने के लिए क्रिकेट कोच नरेंद्र शाह की बहानेबाजी सामने आई है। नरेंद्र शाह को गिरफ्तार करने दून अस्पताल पहुंची थी पुलिस। परिजन दून अस्पताल से नरेंद्र शाह को ऋषिकेश एम्स लेकर चले गए। अश्लील ऑडियो मामले में नरेंद्र शाह पर मुकदमा दर्ज है।
तो ये बड़ी खबर देहरादून से। गिरफ्तारी से बचने के लिए क्रिकेट कोच नरेंद्र शाह की बहारेबाजी सामने आई है। नरेंद्र शाह को गिरफ्तार करने के लिए दून अस्पताल पहुंची थी आज पुलिस और परिजन। दून अस्पताल से उन्हें ऋषिकेश एम्स लेकर चले गए। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान उत्तराखंड में रेल नेटवर्क को लेकर बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री धामी ने रेल मंत्री से पूर्णागिरि मेले के लिए देश के बाकी हिस्सों से रेल सेवा शुरू करने का आग्रह किया है। उधर टनकपुर देहरादून के बीच जन शताब्दी रेल सेवा और दिल्ली रामनगर के बीच शताब्दी सेवा को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई। तो वहीं रामनगर हरिद्वार देहरादून रेल सेवा के संचालन की भी मांग रखी गई है। उधर मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून से सहारनपुर के लिए मोहंड होते हुए टनल आधारित रेल लाइन परियोजना का परीक्षण किए जाने का भी आग्रह किया। रामनगर हरिद्वार और देहरादून के लिए नई रेल सेवा की भी बात हुई है। उस पर भी उन्होंने आश्वस्त किया है कि नहीं, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से रामनगर एक बड़ा सेंटर है और रामनगर आने वाले टूरिस्ट हरिद्वार माँ गंगा के भी दर्शन करें, देहरादून भी आए, राजधानी है, तो उसके लिए भी एक बात हुई है। इसके अलावा एक ट्रेन जो बाबा विश्वनाथ की धरती से काशी से हरिद्वार के लिए भी माँ गंगा के इस स्थान से लेकर माँ गंगा के उस स्थान तक के लिए भी मैंने उनको बात की। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का जो भी फिजिबिलिटी जहाँ से ठीक बन पाएगी, उसका जो क्राइटेरिया होगा उसमें बनाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सौंग बांध पेयजल परियोजना को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र सरकार से परियोजना के लिए 1774 करोड़ की धनराशि का अनुरोध किया है। इस प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत 2021 करोड़ रुपए है, जिसके बाद बनने से देहरादून और आसपास की 10 लाख आबादी की पेयजल समस्या का समाधान हो सकेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने सभी विषयों पर सकारात्मक आश्वासन दिया है। देहरादून के लिए बहुत आवश्यक है, अगले आने वाले 50 सालों के लिए पानी की जो भी पेयजल की समस्या है उसका निदान सौंग डैम के बनने से हो पाएगा। और 15,000 लगभग आबादी ऐसी है जो प्रत्येक वर्ष सौंग नदी में ज़्यादा पानी आने से कहीं ना कहीं बाढ़ या अन्य प्रकार की जो परेशानियां होती हैं वर्षा काल में, उस सौंग नदी के अधिक बहाव में आने के कारण से या उफान पर होने के कारण से आती है। सौंग डैम के बन जाने से इस समस्या का भी निदान होगा और पेयजल की समस्या और सिंचाई तीनों प्रकार की जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो पाएगा। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त लहजे में कहा है कि देवभूमि के सनातन स्वरूप को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि देवभूमि में जहां कहीं भी अवैध कब्जे होंगे उन्हें हटा दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काफी काम हो गया है, कमेटी अंतिम मसौदे को तैयार करने में लगी। अवैध अतिक्रमण जहाँ भी होगा उसको हम सख्ती से हटाएंगे और हमने सभी को कह दिया है कि स्वतः ही जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ है, जहाँ भी अवैध अतिक्रमण है उसको स्वयं हटा लें, अन्यथा कुछ दिनों के बाद तो सरकार हटाएगी, प्रशासन हटाएगा ही। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है। इस दौरान देहरादून से किमाड़ी मोटर मार्ग के चौड़ीकरण और मरम्मत को लेकर बातचीत हुई। इसके साथ ही गणेश जोशी ने मसूरी के लिए स्वीकृत 3 किलोमीटर लंबी टनल के शिलान्यास के लिए गडकरी को उत्तराखंड आने का न्योता भी दिया है। नितिन गडकरी ने टनल के शिलान्यास के लिए उत्तराखंड आने का भरोसा दिया है। तो दोनों की मुलाकात की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। गणेश जोशी ने आज नितिन गडकरी से मुलाकात की। उत्तराखंड की सड़क परियोजनाओं को लेकर दोनों के बीच चर्चा भी हुई और साथ ही साथ उत्तराखंड आने का भरोसा भी नितिन गडकरी ने गणेश जोशी को दिया है। इधर उत्तराखंड के पूर्व प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी की बहाली हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजीव भरतरी की फॉरेस्ट चीफ पर ताजपोशी हो गई है। हालांकि ज्वाइनिंग करने के दौरान भरतरी को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। वो समय से ही वन मुख्यालय पहुंच गए थे, मगर उनके दफ्तर की चाबी नहीं मिली। मगर अब राजीव भरतरी को आखिरकार ज्वाइनिंग मिल गई है। आपको बता दें कि पिछले साल राजीव भरतरी को फॉरेस्ट चीफ पद से हटा दिया गया था और विनोद सिंघल को नया फॉरेस्ट चीफ बना दिया गया था। इस मामले में राजीव भरतरी इस आदेश के खिलाफ कैट यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पहुंचे थे, जहां से उनके पक्ष में फैसला हुआ। लेकिन इस फैसले को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी और हाईकोर्ट में भी राजीव भरतरी के पक्ष में ही फैसला सुनाया।
मेरी रिट याचिका में आदेश पारित किया था, उसके अनुपालन में आज और जो शासन ने भी अब निर्देश जारी कर दिए हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन किया जाए। तो इन दोनों निर्देशों के क्रम में मैं प्रमुख वन संरक्षक को उत्तराखंड का कार्यभार पुनः ग्रहण कर रहा हूँ। प्रकरण में अभी भी न्यायालय में अलग और वाद हैं मौजूद, तो इसलिए उसके ऊपर टिप्पणी करना नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, एक बहुत संतोष की बात ये है कि इस समय जबकि एक पिछली बार जब मैं हॉक बना था और मैंने चार्ज लिया था, तो जबकि मैंने चार्ज जनवरी में लिया था, तो उसके बावजूद भी इस सारे राज्य में जो है वनाग्नि का प्रकोप था, और जो कि मार्च तक बढ़ते बढ़ते बहुत ही बृहद रूप उसने आकार लिया था। तो इस वर्ष सौभाग्य है कि ये जो वर्षा ऋतु हुई है उससे वनाग्नि की फिलहाल चुनौती रुकी कम है। तो प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अलर्ट है। सरकार ने आम लोगों को हिदायत दी है कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है वो अपना वैक्सीनेशन जरूर करा ले। साथ ही चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों से एहतियात बरतने को कहा गया है। उत्तराखंड में कोरोना वायरस एक बार फिर से दहशत फैला रहा है। बीते 24 घंटे के अंदर ही 30 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। देहरादून में सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। कोरोना फैलने की आशंका को देखते हुए सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। जिन लोगों का वैक्सीनेशन अधूरा है उनसे कहा है कि वैक्सीन की दूसरी डोज जल्द लगवा दें। साथ ही जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाई उन्हें बूस्टर डोज लगवाने की हिदायत दी गई है। सतर्कता यही है अभी कि प्रथम दृष्टया मैंने कहा है कि भाई एक तो सब लोगों को टेस्टिंग जरूर कराना अपनी। एक क्या है कहा है हम लोगों ने कि भाई सभी लोग वैक्सीनेशन जरूर कराएं। हमारे यहाँ पहली डोज वैक्सीन की लग गई है, दूसरी भी लग गई है, आजकल प्रिकॉशन डोज सभी जगह लग रही है, और 1 लाख डोजों की डिमांड हमने जो है भारत सरकार से की है। देहरादून जिले में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले मिले हैं। देहरादून में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। 3 महीनों के बाद प्रदेश में एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने तो सोमवार को 550 सैंपल्स की जांच की गई थी, जिसमें से 30 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होनी है। ऐसे में सरकार ने श्रद्धालुओं से भी कहा है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। चाहे भारत सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे जिला प्रशासन हो, हर विभाग की तैयारी पूरी है। और मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार बैठकें कर ली, हम लोगों ने भी की हैं। और जितने भी यात्री आएंगे उनके लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था इस बार की गई है। साथ में ये भी है कि कोविड के केस अभी बढ़ रहे हैं। मैंने बैठक की है और उसमें ये तय किया गया कि एक तो टेस्टिंग पे जोर दिया जाएगा और एक वैक्सीनेशन पे जोर दिया जाएगा, और भारत सरकार की जो जो गाइडलाइन आएगी उसका अक्षर से पालन किया जाएगा। 3 बातें कल हुई हैं और कल ही हमने सारे सीएमओ को निर्देश भी दे दिए। पिछले कुछ रोज के भीतर ही उत्तराखंड में कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ महीने पहले तक उत्तराखंड कोरोना फ्री स्टेट बन गया था। अप्रैल महीने के आते ही कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ने वाली है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा से पहले एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, जिससे सरकार की भी चिंता बढ़ गई है। सीएम धामी ने कहा है कि राज्य सरकार कोरोना की गाइडलाइन का पूरा पालन करेगी। चारधाम यात्रा की हमारी तैयारियां पूरी हैं और 22 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे, 25 को केदारनाथ जी के और 27 को बद्रीनाथ जी के कपाट खुलेंगे। तो यात्रा अच्छी होगी। 8 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने अभी तक अपना पंजीकरण यात्रा के लिए करा लिया है। तो कोरोना की जो भी गाइडलाइन होगी उसको हम लोग पूरी तरह से पालन करेंगे और हमारा प्रयास होगा कि सभी यात्रियों की, जो भी तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा अच्छी हो, सुरक्षित हो और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छी हो और सरलता से हो। वहीं उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में लोन में फर्जीवाड़ा हुआ है। मृतक महिला और विदेश में रह रहे युवक के नाम पर बैंक से लाखों का लोन ले लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी एक आरोपी महिला फरार चल रही है। बैंक की छानबीन के बाद ये पता चला है कि अनूप सिंह लंबे समय से कनाडा में रहते हैं और उनकी मां गुरदेव कौर की 2019 में मौत हो चुकी है।
इधर अल्मोड़ा की फलसीमा में नियमों के खिलाफ जमीन खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है। इससे लेकर फलसीमा गांव के अनुसूचित जाति से जुड़े लोग डीएम से मुलाकात करने पहुंचे। डीएम ने मामले की जांच के निर्देश दिए। खरीद को लेकर धोखाधड़ी की कुछ शिकायतें और कुछ विभिन्न प्रकार के जो कानून हैं उनके उल्लंघन की शिकायतें सामने आ रही हैं। इसमें एक समिति जांच के लिए पूर्व से ही एसडीएम की अध्यक्षता में गठित करी गई है। उसकी जांच पूर्ण होने पर जिस भी प्रकार के उल्लंघन इसमें सामने आएंगे उसके अनुसार कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। वहीं बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। खटीमा में किसानों की गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है। किसान मांग कर रहे हैं कि सरकार उनके नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा दे। उधर एसडीएम का कहना है कि प्रशासन नुकसान की भरपाई के लिए निरीक्षण करवा रहा है। खटीमा में जिस तरीके से बारिश से नुकसान हुआ है किसानों की फसलों को, उसे लेकर अब किसान परेशान है और सरकार से यह मांग की गई है कि सरकार उन्हें उचित मुआवजा दे। इधर अधिकारियों का यह कहना है कि सर्वे कराया जा रहा है और उसी के आधार पर मुआवजा दिया जाए। लगातार बेमौसम बारिश हुई है, उससे पूरी गेहूँ तबाह हो रही है, गिर गई है। बहुत भारी नुकसान हुआ किसानों का और दाना भी पतला होगा। और अगर ऐसे ही बारिश और एक आध दिन और रही तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है किसानों को। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।